प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए, आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सेलजाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम समझेंगे कक्षा 7 अध्याय 3 आंकड़ों का प्रबंधन और उसमें प्रश्नावली 3.3 समझेंगे हम। क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 3 डेटा हैंडलिंग, आंकड़ों का प्रबंधन, प्रश्नावली 3.3। विद्यार्थियों, इस प्रश्नावली में हमें ग्राफ वाली प्रश्नावली है, हमें समझना है इसको। पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आकृति 3.3 में दिए दंड आलेख का प्रयोग कीजिए। एक दंड आलेख दिया हुआ है आकृति 3.3 में, तो उससे समझना है, यानी प्रश्नावली 3.3 सवाल नंबर 1। एक आकृति दी हुई है, उसको मैं रफली बना देता हूं, उसको आप समझना। जीरो, 2, 4, 6, 8, 10, 12 विद्यार्थी द्वारा पाले गए पशु। यह है विद्यार्थियों द्वारा पाले गए पशु। कुत्ते, बिल्लियां, खरगोश, हैमस्टर, अन्य। तो इस प्रकार से यहाँ ये इस प्रकार से एक दंड आलेख दिया हुआ है। अब आपको पहले जो सवाल है, पहले सवाल के ए का उत्तर देना है। ए है, कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है? यानी बाहर ग्राफ में, यानी इसमें दंड आलेख में सबसे ऊपर कौन सा है? ये वाला, बिल्लियां। तो यहाँ सबसे लोकप्रिय पशु कौन सा है? पालतू पशु, यहाँ लिखेंगे बिल्लियां। ए में आंसर क्या होगा? बिल्लियां। या बिल्ली लिख सकते हैं, बिल्लियां अधिक लोकप्रिय है, अधिक लोकप्रिय है। इसमें बी वाला है, कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है? अब ये कुत्ता देखेंगे, कुत्ता कितने? 8। 8 विद्यार्थियों का, 8 विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं धनालेख में कुत्ते 8, बिल्लियां 10 विद्यार्थियों के लिए, और खरगोश
2 के लिए, हैमस्टर 5 के लिए और ये अन्य पशु हैं 3 के लिए। तो ये इस प्रकार से हम यहाँ इधर है विद्यार्थी, ये क्या है? विद्यार्थियों की संख्या। तो इस प्रकार से ग्राफ की सहायता से हम प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, यानी आपको ग्राफ पढ़ना आना चाहिए, दंड आलेख। अगला सवाल नंबर 2, निम्नलिखित दंड आलेख को पढ़िए जो एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या दर्शाती है और आगे आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपको यह पुस्तकों की संख्या, बेची गई पुस्तकों की संख्या इस प्रकार से बता रखी है, तो इसको आपको समझना है। एक जो सवाल नंबर दूसरा है उसके लिए जो ग्राफ दे रखा है उसको आपको समझना है। 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600 और स्केल है 1 इकाई बराबर 100 पुस्तकें। स्केल 1 इकाई बराबर 100 पुस्तकें, ये एक स्केल दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए वर्ष दिए हुए हैं, इधर ये पुस्तकों की संख्या, पुस्तकों की संख्या। ग्राफ आपको देख लेना है, मैं रफली बना रहा हूँ, आप आकृति 3.4 में दिया हुआ है। तो यहाँ 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, ये इधर वर्ष है। ये ग्राफ आपके आकृति 3.4 में दिया हुआ है। अब आपको जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका हमें उत्तर देना है। दूसरे में पहला प्रश्न है, वर्षों 1989, 1990 और 1992 में से प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई है? यहाँ लगभग बतानी है। तो आपको इन वर्षों में पुस्तकों की लगभग संख्या बतानी है। तो हम वर्ष लिख देंगे, जो पूछे गए 1989, 1990 और 1992। 1989 में देखेंगे, देखिए 200 से थोड़ा कम है, यानी यहाँ तक आ रहा है ये ग्राफ। तो लगभग बताना है, 100 से ज्यादा है, 200 से कम, यानी 200 के पास, यानी 175 हो सकते हैं लगभग, यानी 175 पुस्तकें लगभग बतानी है। जिससे ये ग्राफ इस टाइप का है। 1990 में बतानी है, 1990 में ठीक है यहाँ तक आ रहा है, 500 से थोड़ा कम, तो यहाँ 475 बता दीजिए आप। 475 पुस्तकें लगभग। और 1992 के लिए देखिए, 1992 ये रहा,
ये यहाँ तक आ रहा 200 से थोड़ा ऊपर है, 225 लिख दीजिएगा। 225 पुस्तकें लगभग। दूसरा है, किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई? किस वर्ष में लगभग 225 पुस्तकें बेची गई? तो 475 देखिए 1990 में, तो यहाँ दूसरा होगा 1990 में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई। 1990 में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई। और किस वर्ष में लगभग 225 पुस्तकें बेची गई? या 225 पुस्तकें कब? 1992 में। क्या लिखेंगे? 1992 में लगभग 225 पुस्तकें बेची गई। सवाल नंबर 3 है, किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई? तो तीसरा 250 से पुस्तकें, 250 यहाँ आ रहा है, इससे कम कम कौन कौन से वाले वर्ष हैं? यानी 250 से कम वाले वर्ष बता दीजिएगा। 1989 एवं 1992। तो 1989 एवं 1992 में 250 से कम पुस्तकें बेची गई। 250 से कम पुस्तकें बेची गई। आया समझ में? अगला है इसमें चौथा, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि आप वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करेंगे? तो 1989 में कितनी पुस्तकें बेची, इसका आकलन कैसे करना है? तो देखिए, एक स्केल क्या देगा, ये हम आकलन स्केल की सहायता से करेंगे। एक इकाई बराबर 100 पुस्तकें। हम स्केल यानी पैमाना, स्केल एक इकाई बराबर 100 पुस्तकों के आधार पर वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन करेंगे। यानी हम पैमाने के आधार पर, स्केल के आधार पर, किसी भी ग्राफ के अंदर स्केल होता है, तो उस स्केल के आधार पर हम आकलन करेंगे कि 1989 में कितनी पुस्तकें बेची गई। तो हम स्केल की सहायता से, क्योंकि पैमाने में इस ग्राफ में स्केल दिया हुआ है, हम स्केल की सहायता से या स्केल के आधार पर आकलन करेंगे। आ गया समझ में? ये था सवाल नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, यह विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याएं नीचे दी गई हैं। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। कक्षा 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं विद्यार्थियों की संख्या है 135, 120, 95,
100, 90, 80। तो आपको इसके लिए एक दंड आलेख द्वारा इन सूचनाओं को निरूपित करना है, यानी आप कागज पे भी बना सकते हैं, आप ग्राफ का प्रयोग भी कर सकते हैं। हम ग्राफ का प्रयोग कर लेते हैं। एक ग्राफ को हम इंसर्ट कर लेते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये हमने एक ग्राफ लिया। इस ग्राफ पर हम स्केल की सहायता और पेंसिल की सहायता से आपको इस पे दंडालेख बनाना है। तो पहले आप देखिए, सूचना हमारे पास न्यूनतम और अधिकतम 95 और 135 तक है, यानी आप 1 सेमी बराबर आप ले सकते हैं। हमारे पास देखिए 1, 2, यहाँ से हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं, इधर भी थोड़ा छोड़ देते हैं। हम यहाँ इस प्रकार से यहाँ से स्केल की सहायता से लाइन खींचेंगे। चलिए हम रूलर ले लेते हैं। रूलर की सहायता से हम थोड़ा सा नीचे छोड़ देंगे, थोड़ी जगह इधर छोड़ देंगे। यानी हम इस प्रकार से इधर यहाँ हम देखिए, ये ग्राफ हमने स्केल की सहायता से हम लाइन खींचेंगे इस पे। अब यहाँ आपको क्या करना है, इस तरफ आपको कक्षा ले लेनी है, इस तरफ आपको विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। हम यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, यानी हम 10-10 की सहायता से भी इस पे बता सकते हैं। और हम चाहें एक इकाई बराबर 20 विद्यार्थी लें तो 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, यानी हम यहाँ तक भी बता सकते हैं। आप जैसा चाहे वैसा पैमाना ले सकते हैं। हम देखिए 10-10 का लेकर के भी हम बना सकते हैं, और आप चाहें कि मुझे 20-20 लेना है तो आप 20-20 ले सकते हैं। मैं 10-10 ले लेता हूँ। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, यानी आपको 135 तक बताना है तो आपके 140 तक आ जाएगा। यानी यहाँ आपके 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140। आप चाहे 20-20 का पैमाना लेकर के भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप स्केल बताएंगे, ऊपर लिखना है ग्राफ में स्केल 1 इकाई बराबर 10 विद्यार्थी। ये हमने स्केल लिया। आप चाहे तो स्केल 1 इकाई बराबर 20 विद्यार्थी भी ले सकते हैं। आपको जो उपयुक्त लगे वह आपको स्केल लेना है। अब अगला देखिए, इसमें क्या करना है, कक्षाएं लेनी है। 5वीं में 135, तो यहाँ मैं कक्षा ले लेता हूँ। जैसे ही यहाँ मुझे 5वीं ले लेना है, 5वीं तो इधर लिख देंगे 5वीं। यहाँ मैं 6ठी ले लूंगा, 6ठी। यहाँ 7वीं, यहाँ 8वीं, यहाँ 9वीं, और यहाँ 10वीं। ये मैंने इधर क्या ले लिया हमने
कक्षा, कौन सी कक्षा है वो हमने इधर ले ली और इधर ये है विद्यार्थी। ये आपको इस ग्राफ में लिख देना है। अब आपको क्या करना है, कौन सी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं वह बताने हैं। पांचवी में 135, तो यह पांचवी में 135 का आ रहा है। 130 के बाद अब आप 5 और गिन लेंगे क्योंकि हमारे पास 10-10 ही है। 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर, यहाँ आपके 135 होगा। तो आपको 135 तक ऐसे लाइन खींचनी है और यहाँ स्केल से इसको नीचे तक मिला देना है। ये इस प्रकार से मैंने अपन नीचे मिला सकते हैं। ये पांचवी में हो गए 135, 30 में है 120, तो यहाँ 120 जहां आ रहा है वहां छठी वाले में लाइन खींचनी है और आपको स्केल से इसको मिला देना है। ये छठी में 120, उसके बाद सातवीं में है 95, तो सातवीं के लिए आपको 95 जहां आ रहा है 90 के बाद 5 और गिन लेना है, तो यहाँ 95, यहाँ लाइन खींच देनी है 95 पर और आपको स्केल से मिला देना है। ये हमने सातवीं के लिए 95, आठवीं के लिए 100, आठवीं में 100, तो ये रहा 100, तो इस आठवीं में यहाँ आपको लाइन खींचनी है 100 पर और स्केल से मिला देना है। ये आठवीं में 100, नौवीं के लिए 85, सॉरी नौवीं में 90, नौवीं में कितने हैं 90, नौवीं में 90, तो यहाँ 90 जहाँ है और नौवीं के लिए आपको लाइन खींच देनी है और स्केल से मिला देना है। 10वीं के लिए 80, 10वीं जहाँ 80 है तो हम 10वीं के लिए लाइन खींच देंगे, स्केल से मिला देंगे। ये अब हमारा ये एक दंड आलेख बन चुका है। तो यहाँ अब हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये वाला है, आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे। हम आंकड़ों की सहायता से, जो सूचना दे रखी है उनकी सहायता से स्केल चुनेंगे। हम स्केल क्या चुनेंगे, हम हम आंकड़ों को देखकर अपनी सुविधा अनुसार स्केल 1 इकाई बराबर 10 विद्यार्थी चुनेंगे। यानी हम अपनी सुविधा के अनुसार चुनेंगे। यहाँ हम चाहते हैं तो 1 इकाई बराबर 20 विद्यार्थी भी चुन सकते हैं, यानी आप अपनी सुविधा अनुसार जो आप ग्राफ में आ जाए अच्छा दिखे वह अपने को स्केल चुनना है। आ गया समझ में। तो किसी के स्केल 1 इकाई बराबर 10 विद्यार्थी है, किसी के 1 इकाई बराबर 20 विद्यार्थी भी स्केल हो सकता है। बी वाला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, बी में पहला, किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है
इस संख्या में न्यूनतम है। तो कौन सी कक्षा देखिए, ग्राफ सबसे ऊपर दंडालेख ये है, कौन सी कक्षा? 5वीं। तो बस हमें ये बताना है 5वीं कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। 5वीं कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। इसी में एक और पूछ रखा है, इस कक्षा में न्यूनतम है। तो न्यूनतम सबसे नीचे दंडालेख कौन सा है? देखिए इनमें ये वाला 10वीं। तो यहाँ लिखेंगे 10वीं कक्षा में, 10वीं कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम है। 10वीं कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम है। अगला है देखिए, इसमें दूसरा, बी का दूसरा, कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। कक्षा 6 और कक्षा 8, उनमें विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात हम ज्ञात कर लेते हैं, कक्षा 6 के विद्यार्थी और कक्षा 8 के विद्यार्थी। बताइए कक्षा 6 में कितने हैं? 120 और कक्षा 8 में 100। तो हम यहाँ कक्षा 6 और कक्षा 8 लिखेंगे। कक्षा 6 व कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात। पहले आप कक्षा 6 के विद्यार्थी लिख दीजिए, फिर कक्षा 8 के विद्यार्थी लिख दीजिए। कक्षा 6 में है 120 अनुपात कक्षा 8 में कितने हैं? 100। दोनों ही किसके पार्ट से कट रहे? देखिए इसमें 1 0 से 1 0 कट रहा है और यहाँ दोनों 2 के पार्ट से कट रहे हैं। 2 छंग 12 और 2 पंजा 10, यानी 6:5। इनका अनुपात क्या हो जाएगा? 6:5। कक्षा 6 कक्षा 8 के विद्यार्थियों का अनुपात 6:5 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा ये वाला। अगला सवाल पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दिया हुआ है। एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंडालेख खींचिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विषय दे रखे हैं अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक। प्रथम सत्र अधिकतम 100 अंक, उसमें उसके अंक हैं 67, 72, 88, 81, 73। द्वितीय सत्र में उसके अंक हैं 70, 65, 95, 85, 75। अब आपको इसका एक दोहरा दंड आलेख बनाना है। क्या बनाना है? दोहरा दंड आलेख, डबल बार ग्राफ। पहले हमने सिंगल बार ग्राफ यानी एक दंडालेख बनाया, अब हमें दोहरा दंडालेख बनाना है। आप एक ग्राफ ले लेंगे हम इसमें, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, क्रॉप कर लेते हैं।
स्केल की सहायता से हम इसमें लाइन खींचेंगे, थोड़ी सी जगह नीचे छोड़ देंगे और हम इस प्रकार से इधर भी हमने ये लाइन खींच दी। अब हम क्या करेंगे, स्केल चुनेंगे। पहला काम हमारा क्या है, स्केल चुनना। अब हमारे पास जो आंकड़े हैं उनको देखेंगे। सबसे अधिकतम आंकड़ा है 95, न्यूनतम है 67, यानी अब हम 10-10 चुन सकते हैं। तो आंकड़ा स्केल हम लिख देंगे ऊपर, स्केल 1 इकाई बराबर, 1 इकाई बराबर ये है अंक, 10 अंक। ये हमारा स्केल चुन लिया हमने। तो अब यहाँ 1 इकाई यानी 1 सेमी ये इस वाला, हम यहाँ 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, यानी हम इस प्रकार से ये है स्केल चुन सकते हैं। हमें 100 तक की आवश्यकता है तो हम यहाँ इतना स्केल लिख सकते हैं। अब प्रथम सत्र के लिए और द्वितीय सत्र के लिए आपको दंड आलेख में कुछ छायांकित भाग करना पड़ेगा, उसको कुछ अलग बताना पड़ेगा। तो यहाँ ऐसा एक बॉक्स बना देंगे खाली, ये बताएगा प्रथम सत्र, प्रथम सत्र, और एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें हम इस प्रकार से छाया कर देंगे। ऐसा छाया वाला जो ग्राफ होगा वो है हमारे लिए द्वितीय सत्र। ये हम जो ऊपर हमारे पास खाली जगह रहेगी उसमें ये सूचना अपने को लिखनी है, अंदर नहीं लिखनी है। यहाँ अपना मेन ग्राफ बनेंगे इनमें, तो आपको ऊपर लिखनी है। हमने प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र के लिए अलग अलग संकेत बता दिया। खाली वाला प्रथम सत्र के लिए और इस प्रकार छायांकित भाग द्वितीय सत्र के लिए बताना है। अब हम यहाँ नीचे आपको विषय लिखने हैं, तो आप एक इकाई छोड़ते हुए एक एक इकाई में आपको विषय लिख देनी है। यहाँ मैं अंग्रेजी के लिए लूंगा, नीचे लिख दूंगा अंग्रेजी। फिर मैं ये वाला अगला जो विषय है हिंदी, हिंदी के लिए। अगला जो है गणित, गणित के लिए। अगला विज्ञान, विज्ञान के लिए। और उसका अगला सामाजिक विज्ञान, यहाँ सामाजिक विज्ञान। ये हम इस प्रकार से इधर हम लिख देंगे विषय, ये वाला हमारा विषय है। इधर ये क्या है, इधर लिख देंगे ये है अंक। तो इस तरफ अंक है या प्राप्तांक कह सकते हैं। अब आपको क्या करना है, क्योंकि प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र की अंग्रेजी इस अंग्रेजी वाले में लिखनी है, तो प्रथम सत्र के लिए आपको एक दंडालेख बनाना है। तो आप इसके 2 भाग कर लेने हैं। कितने, आधा आधा बार देना है। इधर आधा आगे वाला प्रथम सत्र के लिए ग्राफ बनेगा, दंडालेख बनेगा, और आधे के लिए द्वितीय सत्र के लिए ग्राफ बनेगा। यानी अब आपको एक के अंदर 2 ग्राफ बनाने हैं, 2 दंड बनाने हैं। तो चलिए, प्रथम सत्र में अंग्रेजी में है 67, द्वितीय सत्र में है 70। तो प्रथम सत्र के लिए आपको 67, 60 से आगे 7, 1 2 3 4 5 6 7,
यानी इस आधे में मैं 67 तक लगाऊंगा और 67 तक मैं दंड आलेख बना लूंगा। जैसे अपन दंड आलेख बनाए पहले, वैसे आपको इस 67 तक बनाना है, आधे में बनाना है। ये आधा हमारा बन गया प्रथम सत्र के लिए, कहां तक बना, 67 तक। अब आधे में आपको अंग्रेजी का ही बनाना है द्वितीय सत्र का, द्वितीय सत्र में उसको 70 अंक मिले, तो यहाँ 70 जहां है वहां आपको बनाना, वहां तक बनाना है। ये यहाँ लाइन खींच दी मैंने, अब मुझे यहाँ वापस दंड खींचना है। तो ये प्रथम सत्र के लिए है पहला दंड, और दूसरा दंड इसी के साथ द्वितीय सत्र के लिए है। और द्वितीय सत्र के लिए आप संकेत कैसा है, इस प्रकार का। तो आपको ये द्वितीय सत्र के लिए ये वाला आपको इस प्रकार से करना है द्वितीय सत्र के लिए। प्रथम सत्र आपने खाली रख रखा है, द्वितीय सत्र इसके साथ ऐसा छायांकित कर दिया। प्रथम सत्र में उसके 67 अंक हैं, द्वितीय सत्र में उसके 70 अंक हैं। तो ये हो गया अंग्रेजी का। अब ऐसे ही हम हिंदी का करेंगे। हिंदी वाले में भी हम दो भागों में बांटेंगे, पहला प्रथम सत्र के लिए और दूसरा अगला जो है वो द्वितीय सत्र के लिए। प्रथम सत्र में उसके हिंदी में आए 72, तो यहाँ 72 जहाँ है, 70 के बाद 71, 72, यहाँ आपको आधे तक खींच लेना है, 72 तक, और आपको दंड बना लेना है इसका। ये 72 तक, 72 तक का दंड बन गया। प्रथम सत्र में उसके 72 अंक आए, 72 तक हमने दंड आलेख बना लिया। इसी के साथ आपको हिंदी में द्वितीय सत्र में उसके 65 अंक आए, तो यहाँ 65 अंक जहाँ है, 60 के आगे 5, 65, वहां 65 पर लाइन खींचनी, और यहाँ आपको दंड खींच लेना है। एक साइड खींचा हुआ है, अब दूसरी साइड और खींच लेंगे, ये इस प्रकार से। ये प्रथम सत्र का, ये द्वितीय सत्र का। द्वितीय सत्र में आपको इस प्रकार से संकेत लगाना है कि ये द्वितीय सत्र का है, तो उसके लिए आपको ऐसे शेडो कर देनी है, छाया कर देनी है। तो प्रथम सत्र में उसमें हिंदी में 72 अंक, द्वितीय सत्र में उसके हिंदी में 65 अंक प्राप्त हुए। अगला देखिए गणित। गणित में प्रथम सत्र में 88, द्वितीय सत्र में 95। तो गणित वाले को दो भागों में बांट दीजिएगा। प्रथम सत्र के लिए बनाएंगे 88, तो यहाँ 80 के बाद 8 और गिन लेंगे, 88। ये यहां तक हम लाइन खींच देंगे 88 पर, और इसको हम स्केल की सहायता से नीचे मिला देंगे। तो ये गणित में प्रथम सत्र में 88 अंक, द्वितीय सत्र में 95, तो द्वितीय सत्र के लिए आपको 95, 90 से आगे 5, 95, ये 95 पर लाइन खींच दी, और हम इसको इस दंड को मिला देंगे। प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र, द्वितीय सत्र में आपको ऐसी छाया लगानी है, छायांकित करना है आपको। आगे समझ में। तो गणित के प्रथम सत्र में उसके 88 अंक, द्वितीय सत्र में उसके 95 अंक प्राप्त हुए, तो ये गणित का हुआ। वैसे ही विज्ञान का, प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र, प्रथम सत्र में 81, द्वितीय सत्र में 85। विज्ञान को भी आप दो भागों में बांट दीजिए। प्रथम सत्र में उसके 81, तो आपको 80 के बाद एक और गिन लेना है। 81 पे हमने आधे में लाइन खींची, दंड मिला देंगे नीचे। ये उसका प्रथम सत्र हो गया, 81 अंक, द्वितीय सत्र में 85 अंक।
द्वितीय सत्र में आपको 85 अंक, 80 के बाद 5, 85, यहाँ पे आपको लाइन खींच देनी है और आपको दंड को नीचे मिला देना है। ये उसका द्वितीय सत्र में 85 अंक। तो विज्ञान में उसके प्रथम सत्र में 80 अंक, 81 अंक और द्वितीय सत्र में 85 अंक। द्वितीय सत्र के लिए आपको छायांकित कर देना है। ऐसे ही सामाजिक विज्ञान प्रथम सत्र में 73, द्वितीय सत्र में 75। सामाजिक विज्ञान वाले को भी आप दो भागों में बांट दीजिए। प्रथम सत्र में उसके 73 अंक, तो यहाँ 70 के बाद 3, 73 अंक। यह लाइन खींच देंगे और आप स्केल की सहायता से इसको मिला दीजिए। ये विज्ञान का प्रथम सत्र 73 अंक, द्वितीय सत्र में 75 अंक। द्वितीय सत्र में आपको 75 पे मिलाना है, सत्र के बाद 5, 75 और उसको आपको दंड को इस प्रकार से मिला देना है। द्वितीय सत्र के लिए आपको छाया लगा देनी है, जो आपने संकेत बता रखा है। ये हमारा हो गया है दोहरा दंड आलेख। इसमें एक साथ दो सूचनाएं अंकित की जाती है, तो आपको पहले दंड के लिए अलग संकेत, दूसरे दंड के लिए अलग संकेत बताना होता है। आ गया समझ में? एक ही दंड में, एक ही ग्राफ के अंदर दो सूचनाएं इस प्रकार से बताई जाती है, तो इसे हम कहते हैं दोहरा दंड आलेख। अब हमें इस ग्राफ की सहायता से इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चौथे में पहला, किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया है? तो देखिए आप, अधिक सुधार कौन से में किया है, यानी कहा जो दूसरा दंड है द्वितीय सत्र वाला कुछ ज्यादा ऊपर जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये इसमें तो डाउन हुआ, इसमें बढ़ा, इसमें बढ़ा, इसमें बढ़ा, ज्यादा किसमें बढ़ा है? इसमें। तो यानी गणित विषय में। आंसर क्या लिखेंगे इसमें आप? विद्यार्थी ने गणित विषय में विद्यार्थी ने गणित विषय में अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया है। सबसे अधिक सुधार किया है। गणित विषय में अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया है। दूसरा, किस विषय में सुधार सबसे कम है? सुधार तो हुआ लेकिन सबसे कम है। आप देख सकते हैं ऐसा कौन सा विषय है जिसमें सुधार सबसे कम है? इसमें बढ़ा, इसमें बढ़ा, इसमें बढ़ा, इसमें बढ़ा, लेकिन इसमें सबसे कम बढ़ा, तो यहाँ सामाजिक विज्ञान आएगा। विद्यार्थी ने सामाजिक विज्ञान में सबसे कम सुधार है, या विद्यार्थी ने सामाजिक विज्ञान में
सबसे कम सुधार है, या विद्यार्थी के कर दीजिए यहाँ, विद्यार्थी के सामाजिक विज्ञान में सबसे कम सुधार है, या सुधार सबसे कम है। तीसरा है, क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है? तो देखिए, ये वाला हिंदी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं हाँ, हिंदी में प्रदर्शन नीचे गिरा है। हाँ, हिंदी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है। तो इस प्रकार से आप दोहरा दंड आलेख की सहायता से दोहरा दंड आलेख बना सकते हैं और उसकी सहायता से प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर 5। किसी कॉलोनी में किए गए सर्वेक्षण से प्राप्त निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार कीजिए। पसंदीदा खेल है क्रिकेट, बास्केटबॉल, तैरना, हॉकी, खेलकूद। देखना और भाग लेना। तो ये संख्या दे रखी है देखने वाले और भाग लेने वाले। आपको एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए। इस दंड आलेख से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है? खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है या उनमें भाग लेना? तो ये हम इस प्रकार से दोहरा दंड आलेख इसमें भी बनाएंगे। हम एक ग्राफ ले लेते हैं। इसको थोड़ा क्रॉप कर लेते हैं। थोड़ी जगह नीचे छोड़ते हुए हम लाइन खींच लेते हैं। पहला काम हमें स्केल चुनना था। आंकड़े जो हैं देखना 1240, 470, 510, 430, 250। भाग लेने वाले इसमें भी हम देख सकते हैं 620, 320, 320, 250, 105। तो यहाँ आपको एक इकाई बराबर 100 व्यक्ति। तो यहाँ आपको आंकड़ा इस प्रकार से लेना पड़ेगा, एक इकाई बराबर 100 व्यक्ति। स्केल एक इकाई बराबर 100 लोग, 100 लोग या 100 व्यक्ति। एक इकाई बराबर कितने? 100 लोग। ये हमें स्केल लेना होगा। आप देखने वाले के लिए अलग संकेत और भाग लेने वाले के लिए अलग संकेत लगा सकते हैं। देखने वाले के लिए ये इस प्रकार से खाली ये होगा देखना, और यहाँ आप ऐसे छाया वाला ये है भाग लेना। ऐसे आप संकेत लगा सकते हैं देखना और भाग लेना। अब यहाँ आंकड़ा 100 का लेना है। 0, 100, 200। देखिए एक एक इकाई आपको इस प्रकार से लेना है।
300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300। बस यहाँ तक अपना खूब है, क्योंकि 1240 से 1300 तक आ जाएंगे। अब हम नीचे क्रिकेट, बास्केटबॉल, तैरना, हॉकी और खेलकूद, तो ये तो हो गए लोगों की संख्या, लोगों की संख्या। और इस तरफ आपको, जैसे कि ये इसके लिए यहाँ हम लिख देंगे क्रिकेट, यहाँ हम लिख देंगे बास्केटबॉल, उसके आगे है तैरना, हॉकी, और खेलकूद। ये हमने इस प्रकार से नीचे खेल लिख दिए हैं। या पसंदीदा खेल आप ऐसा जैसा इच्छा हो वैसे लिख सकते हो। अब यहाँ क्रिकेट देखने वाले और भाग लेने वाले, देखने वाले और भाग लेने वाले, तो हम ये इसको आधा आधा बांट देंगे। देखने वाले आगे और उसके बाद में भाग लेने वाले। देखने वाले 1240, 1240 तक जाना है, 1200 और उसके आगे 40। तो आपके यहाँ एक वापस 10 10 के बराबर होगा, 10 20 30 40, या 4 तक ले लेंगे यहाँ तक, और इसमें हम नीचे मिला देंगे ये वाला। क्रिकेट देखने वाले 1240, भाग लेने वाले 620। तो भाग लेने वाले इसी में 620, ठीक है, 600, 600 के बाद 10 20, 620 पर हम दंड बना लेंगे। ये भाग लेने वाले, तो भाग लेने वालों के लिए हम क्या बताया, संकेत इस प्रकार से छायांकित वाला बताना है। तो यहाँ क्रिकेट देखने वाले 1240, भाग लेने वाले 620। तो ये हम इस प्रकार से इसका दोहरा दंड बन गया। ऐसे ही बास्केटबॉल में देखने वाले 470, इसको भी हम दो भागों में बांटेंगे। देखने वाले 470, तो यहाँ चलेंगे 400, 400 के बाद 10 20 30 40 50 60 70, 470। तो यहाँ हम 470 पर ये 470 बास्केटबॉल देखने वाले और भाग लेने वाले 320, इसमें भाग लेने वाले हैं 320, तो यहाँ 310 20, 320 पर हम लाइन खींच देंगे और इसको मिला देंगे। इसमें भाग लेने वालों के लिए संकेत ये लगा देंगे। तो बास्केटबॉल देखने वाले 470, भाग लेने वाले 320। ऐसे ही तैरना, तैरने में देखने वाले हैं 510, इसको भी हम दो भागों में बांट देंगे। देखने वाले 510, तो यहाँ 510, 510 पे हम लाइन खींच देंगे और हम इस प्रकार से ये देखने वाले और भाग लेने वाले हैं 320, यहाँ भाग लेने वाले पर 320, 310 20, 320 पर लाइन खींच देंगे और इस दंड को नीचे मिला देंगे। ये
320 और इसके लिए ये हम लगा देंगे संकेत। अगला है हॉकी में देखने वाले 430, हॉकी वाले को भी हम दो भागों में बांट देंगे, 430, 410, 20, 30, यहाँ 430 पर लाइन खींच देंगे और इसको हम मिला देंगे। ये हमने हॉकी देखने वाला भाग लेने वाले हैं 250, तो भाग लेने वाले 250, 210, 20, 30, 40, 50, 250 पर लाइन खींच देंगे और इसको नीचे मिला देंगे। तो ये भाग लेने वाले, ये हम इस प्रकार से संकेत लगा देंगे। खेलकूद में देखने वाले 250, इसको भी हम दो भागों में बांट देंगे। देखने वाले 250, 200 के बाद 250, यह लाइन खींच लेंगे और हम नीचे मिला देंगे। ये देखने वाले 250, भाग लेने वाले 105, तो भाग लेने वाले 100, एक लाइन से भी आधी कर लेनी वापस, 105 यहाँ आ जाएगा और इसको नीचे मिला देंगे। तो ये इसको हम संकेत लगा देंगे इस प्रकार से। ये हमारा दोहरा दंड आलेख बन चुका है। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है, एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए। इस दंड आलेख से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? तो यहाँ इस दंड आलेख हमने खींच लिया, दोहरा दंड आलेख। इससे निष्कर्ष हम यहाँ लिखेंगे, हम स्केल 1 इकाई बराबर 100 लोग चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचते हैं। दोहरा दंड आलेख खींचते हैं। निष्कर्ष इससे क्या निकाल सकते हैं अपन? तो बताइए, इस दंड आलेख को देख करके आपको क्या निष्कर्ष निकल रहा है? तो यहाँ सबसे ज्यादा देखने वाले और भाग लेने वाले कौन सा खेल है? क्रिकेट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, सबसे अधिक व्यक्ति क्रिकेट को चुनते हैं। और भी बहुत सारे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। सबसे अधिक लोग क्रिकेट को चुनते हैं। या जैसे भी आप चाहें और अलग अलग निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं। और किसको कम चुनते हैं? तथा खेल कूद को सबसे कम चुनते हैं। तथा खेल कूद को कम चुनते हैं, कम लोग चुनते हैं। ये एक ऐसा आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और भी अलग अलग निष्कर्ष इससे अपन निकाल सकते हैं। ये सबसे अधिक और सबसे कम, ये दो खेल जो हमें क्रिकेट सबसे अधिक लोग और खेलकूद सबसे कम लोग चुनते हैं। दूसरा है, कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है? बताइए कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है? तो यहाँ आपको बेसिक ग्राफ से पता चल रहा है, क्रिकेट। क्रिकेट खेल अधिक लोकप्रिय है।
क्रिकेट खेल अधिक लोकप्रिय है। ये दूसरा हो गया। तीसरा, इसमें प्रश्न देखिए, खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है या उनमें भाग लेना? बताइए, खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है या उनमें भाग लेना? देखिए, दोहरा दंड में देखना और भाग लेना, तो कौन सा ज्यादा है? इसमें भी देखने वाला ज्यादा है, देखने वाला ज्यादा है और भाग लेने वाला कम है। तो हम क्या लिखेंगे? खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है। खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है। खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है। आ गया समझ में? ये सवाल नंबर 5। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6। इस अध्याय के प्रारंभ में दिए हुए विभिन्न नगरों के न्यूनतम और अधिकतम तापमानों के आंकड़ों को सारणी 3.1 को लीजिए। इन आंकड़ों का एक दोहरा दंडालेख खींचकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको सारणी 3.1 आप देख लीजिए। सारणी 3.1 तापमान वाली दे रखी है। सारणी 3.1 अलग अलग नगरों के तापमान दिए हुए हैं। विद्यार्थियों, नई किताब में ये सारणी आपको नहीं मिलेगी। जो पुरानी किताब थी पहले, उसमें ये सारणी दी हुई है। आंकड़ों का प्रबंधन, उसमें अध्याय की शुरुआत में भूमिका है, उसमें सारणी 3.1 दी हुई है। उसको मैं आपको बताता हूँ। नगरों के तापमान बता रखे हैं। नगर दे रखे हैं, अधिकतम और न्यूनतम तापमान दे रखे हैं। अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, जम्मू और मुंबई, उनके अधिकतम और न्यूनतम तापमान डिग्री सेल्सियस में दिए गए हैं। अब आपको दोहरा दंडालेख बनाना है। तो यहाँ 8 नगर दिए हुए हैं। तो यहाँ पहले हम एक ग्राफ ले लेते हैं। इसको थोड़ा बाद में क्रॉप कर लेंगे, कोई बात नहीं। एक बार हम बना लेते हैं। स्केल ले लेते हैं। थोड़ा सा नीचे छोड़ देंगे। अब यहाँ स्केल चुनेंगे। ये आंकड़े इनके लिए 1 इकाई बराबर 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये इसमें ठीक है। 38 है, 39, 41 तक है।
तो यहाँ स्केल 1 इकाई बराबर 10 डिग्री सेल्सियस। तो ये तापमान 0, 10, 20, 30, 40, 50, ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। अब इसको थोड़ा-सा स्केल बढ़ा दीजिए। 1 इकाई बराबर 5 डिग्री सेल्सियस। ये थोड़ा अच्छा हो जाएगा। 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ यानी 2 इकाई बराबर 10 डिग्री हो जाएगा। आप इस टाइप से ले सकते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। देखिए उसमें थोड़ा छोटा बन रहा था तो हम स्केल चेंज कर दिया हमने। 1 इकाई बराबर 5 डिग्री सेल्सियस ले लिया। उसमें अधिकतम और न्यूनतम, अधिकतम के लिए हम क्या संकेत लगा दें? खाली रख देंगे। उसके लिए लिख देंगे अधिकतम, और न्यूनतम के लिए क्या करना है आपको? ये वाला न्यूनतम। ये इधर तापमान हो गया डिग्री सेल्सियस, इसमें डिग्री सेल्सियस में। और इस तरफ अपन नगर लिख देंगे, जैसे कि कितना नगर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 नगर हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा हम इसको और आगे बढ़ा देते हैं। 7 और ये 8। तो यानी हम इसको थोड़ा आगे तक खींचेंगे। बाकी हम इसको क्रॉप कर लेते हैं। अब यहाँ हम नगर लिख देते हैं अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, जम्मू और मुंबई। ये हमने नगर इधर लिख दिए। इधर हम लिख देंगे नगर। अब यहाँ दोहरा दंडालेख बनाना है। अहमदाबाद में अधिकतम है 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम है 29 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ अधिक अहमदाबाद को हम 2 भागों में बांटेंगे। 38 डिग्री सेल्सियस अधिकतम, तो यहाँ 35, फिर यहाँ 2-2 लाइनों का 1 डिग्री है, ध्यान रखना। 36, 37 और यहाँ 38। तो ये 38 डिग्री सेल्सियस, यहाँ हम लाइन खींच देंगे, लाइन को नीचे तक बढ़ा देंगे।
ये 38 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और न्यूनतम है 29 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ 30 से एक कम कर देंगे 29, यहाँ ये न्यूनतम। इसको हम इस प्रकार से बता देंगे ताकि आपको ध्यान रहे कि ये न्यूनतम के लिए है। ऐसे ही अमृतसर में अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, अमृतसर में अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, 35 के बाद 36, 37, अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। 25 के बाद एक और 26 डिग्री सेल्सियस। यहाँ 2 लाइनों का 1 डिग्री है क्योंकि हमने एक इकाई में 5 डिग्री सेल्सियस लिया है। ये अमृतसर हो गया। बेंगलोर में अधिकतम 28 डिग्री, न्यूनतम 21 डिग्री। तो अधिकतम 28 डिग्री, 25, 26, 27, 28। ये 28 डिग्री अधिकतम, न्यूनतम 21 डिग्री। 20 के बाद एक 21 डिग्री, ये न्यूनतम। ये बेंगलुरु का। चेन्नई में अधिकतम 36 डिग्री, न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 36 डिग्री, या 36, 35 के बाद 36, सॉरी 36 डिग्री सेल्सियस, ये अधिकतम और न्यूनतम है 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री, 25 और 26, 27, ये 27 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम। दिल्ली अधिकतम 38 डिग्री, न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। 38 डिग्री, 35 के बाद 36, 37, 38। 38 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। 25 के बाद 26, 27, 28। जयपुर न्यूनतम 39 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस। यहाँ 39 डिग्री सेल्सियस, 40 से कम कर देंगे 39, न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस। 30 से एक कम कर देंगे 29 डिग्री सेल्सियस। जम्मू में अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 40 से एक आगे 41 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस, 25 से एक आगे 26 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम को हम इस प्रकार से संख्या से बता रहे हैं। अगला है मुंबई, अधिकतम 32 डिग्री, न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस, 32, 30 के आगे 2, 31, 32। 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। 25 के बाद 26, 27, तो ये
27 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमने इस प्रकार से दोहरा दंडालेख हमने इस सारणी का बना दिया। अब हमें जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर हमें बताने हैं। छठे में पहला प्रश्न, दी हुई तिथि पर किस नगर के न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर सबसे अधिक है? अधिकतम और न्यूनतम का अंतर सबसे अधिक किस नगर का है? तो आप यहाँ इस सारणी का अवलोकन कीजिए और बताइए। सबसे ज्यादा अंतर देखिए ये इसमें दिख रहा है, जम्मू। तो यहाँ लिखेंगे जम्मू नगर के न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर सबसे अधिक है। जम्मू नगर के न्यूनतम और अधिकतम तापमान का और अधिकतम तापमान का अंतर सबसे अधिक है। ये हो गया हमारा पहला वाला। दूसरा है, कौन सा नगर सबसे गर्म है और कौन सा नगर सबसे ठंडा है? तो बताइए कौन सा नगर सबसे गर्म है, इसको अवलोकन कीजिए, और कौन सा नगर सबसे ठंडा है, तो बताइए। अधिकतम जिसमें होगा वह नगर सबसे गर्म होगा। देखिए अधिकतम तापमान किसका है सबसे ऊपर, ये जम्मू, और न्यूनतम यानी कौन सा आ रहा है, बेंगलुरु। ओके, देखिए न्यूनतम वाला ग्राफ इसमें नीचे है, देन इसमें नीचे है, और अधिकतम में जम्मू वाला। तो यहाँ लिखेंगे दूसरा, जम्मू नगर सबसे गर्म है। जम्मू नगर सबसे गर्म है, और कौन सा ठंडा, बेंगलुरु। बेंगलुरु नगर सबसे ठंडा है। तीसरा है, ऐसे दो नगरों के नाम लिखिए जिनमें से एक का अधिकतम तापमान दूसरे के न्यूनतम तापमान से कम था। तो देखिए इसमें तुलना कीजिए। बेंगलुरु, जयपुर। देखिए बेंगलुरु का अधिकतम और जयपुर का न्यूनतम। तो जयपुर के न्यूनतम से भी इसका कम है, तो इन दोनों की तुलना हम कर सकते हैं। कौन सा, जय बेंगलुरु का अधिकतम और जयपुर का न्यूनतम। तो ये लिख सकते हैं, बेंगलुरु एवं जयपुर। बेंगलुरु एवं जयपुर। तो बेंगलुरु का अधिकतम जयपुर के न्यूनतम तापमान से कम है। और आप इसमें क्या बता सकते हैं, बेंगलुरु और अहमदाबाद, बेंगलुरु
और अहमदाबाद। इस प्रकार से आप इनको बता सकते हैं। चौथा है, उस नगर का नाम लिखिए जिसके न्यूनतम और अधिकतम तापमानों का अंतर सबसे कम है। न्यूनतम और अधिकतम का तापमान का अंतर सबसे कम कौन से नगर का है, इनमें आप देख करके बताइए। देखिए इनमें ज्यादा, देखिए मुंबई में सबसे कम है। चौथा होगा इसमें मुंबई। आ गया समझ में? तो इस प्रकार से आप ये वाला भी कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में प्रश्नावली 3.3 समझी और अध्याय हमारा 3 कंप्लीट होता है। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।